एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है और हमें प्रॉब्लम हो रही है जीके जीएस को लेकर कि कैसे 40 में से 30-35 सही हो जाए तो सिलेक्शन हमारा पक्का हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? जीके जीएस का तो भंडार है, अथाह है, समुद्र है। कितना पढ़ना है भाई? कितने से हमारा काम चल जाएगा? तो इसके लिए 40 में से अगर 35 की रणनीति बनाए हो या 30 की रणनीति बनाए हो तो मेरे कहने से चलोगे तो 100% आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं केवल एक प्रैक्टिस सेट लगाइए मेरे साथ में, केवल एक। मैंने अभी तक चीज चौथा है, इससे पहले 3 करा चुके हैं। अगर आपको सच में मजा ना आ जाए ना, अगर आप सच में तैयारी करे हुए हैं ना, तो आपको मजा आएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। फेक वाले नहीं है, रियल वाले, स्क्रीनशॉट वाले। रियल वाले प्रश्न ये भी बताया जाता है किस शिफ्ट में आया था, कब ये एग्जाम हुआ था। और उस जैसे मान लेते हैं कोई एक हमने प्रश्न किया और उस प्रश्न के आसपास जो प्रश्न और बन सकते हैं या उनका विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ताकि प्रश्न हमारा गलत ना हो। भाई एनटीपीसी के जीके जीएस का लेवल थोड़ी बदल जाएगा ना, लेवल तो सेम रहेगा। अगर उसी लेवल के वही प्रश्न हमको मिल जाए तो कैसा रहेगा? मैं आपके लिए लेके आऊंगा 40 प्रैक्टिस सेट। कितने? 40 प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा एनटीपीसी का, पक्का। और हर एक प्रैक्टिस सेट में से एक प्रश्न फंसा के दूंगा मैं आपको। तो 40 में से 40, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं है इसमें। करंट अफेयर्स नहीं होगा क्योंकि करंट अफेयर्स पुराना हो चुका है। तो ऐसे मानिएगा 40 में से मैं 35 क्वेश्चन फंसा दूंगा। आपको केवल 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा 30 मिनट 45 मिनट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर इसके बिना अधूरे हो भाई, कोई भी एग्जाम दो तो हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जाता है। चलिए तो हम बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के, बहुत देर हो चुकी है सारी बातें बताते हुए। ये एग्जाम में कब आया था? ये है 3 अप्रैल 2021 को एक एग्जाम हुआ है। उसी एग्जाम का जो 10 वाली शिफ्ट है, 10:30 वाली, उसमें ये पेपर आया हुआ है जो आज मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूची भाषाओं के अलावा, इसके अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता मिली है? दोस्तों 22 भाषाओं में इसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन साहित्य अकादमी में 2 भाषाओं को जोड़ने की बात की गई है या मान्यता मिली है। वो 2 भाषाएं हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ये हमको याद रखना है। और इन्हीं में भोजपुरी भी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ना भोजपुरी, अंग्रेजी, राजस्थानी, ये कोई 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। एक प्रश्न आता है मेरे भाई, जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी भाषाएं थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 थी। तो याद रखेंगे 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया था जिसका नाम था सिंधी। कितनी भाषाएं हो गई? 15 हो गई। उसके बाद बात करेंगे 71वां एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जिसका नाम है, एक का नेपाली, एक का नाम है मणिपुरी और एक का नाम है कोकड़ी। क्या नाम है? कोकड़ी। याद रखेंगे, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसी के आगे की अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कि 92 में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक का नाम है बोडो, दूसरी का नाम है डोंगरी और तीसरी का नाम है मैथिली और चौथी का नाम है संथाल। क्या नाम है? संथाल या संथाली। ठीक है, संथाल। तो प्रश्न यहां से ऐसे भी पूछा जाता है मेरे भाई कि 2003 में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? 4 भाषाएं कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इस प्रकार से पूछी जाती हैं। 14 भाषाएं थी जब संविधान लागू हुआ था। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया, 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुर, कोकड़ी 18 और 18 और 4 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो आप कहेंगे 22। आर्टिकल अगर पूछा जाएगा मेरे भाई भाषा का तो याद रखेंगे 343, याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषा के आधार पर।
मान लो अगर भाग पूछा जाए भैया, किस भाग में है भाषा के बारे में, तो भाग 17। कौन सा? भाग 17। तो इतने प्रश्न हमको याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। सिंपल सा प्रश्न पूछा, सभी बच्चों को पता होगा इसका आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो सबको पता है महानदी पर है ना। अगर ये पूछा जाए हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है क्या? भारत का सबसे लंबा बांध है, कितना है? लगभग 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा जब लिख ही दिया है तो दो प्रश्न याद रखेंगे। उड़ीसा में एक झील है, इसका नाम है चिल्का। क्या नाम है? चिल्का। और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या है? लैगून झील है। अगर उड़ीसा लिख ही दिया है तो 2-3 फैक्ट और हो जाए, और ही हो जाए। जैसे पूछा जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? तो याद रखेंगे उड़ीसा में। पूछा जाएगा कि सिमलीपाल, क्या पूछा जा सकता है? सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है? या भीतर कनिका भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं, भीतर कनिका ये दूसरा नेशनल पार्क है, याद रखेंगे, ठीक है। कोणार्क मंदिर कहां पर है? तो ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है जो हमको याद रखने उड़ीसा को लेकर। अगर मैं यहां पर ये बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, तो ब्रह्मपुत्र नदी से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन सभी में से एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम होता है कहां से? तो आप कहोगे तिब्बत से होता है भैया, ठीक है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो, या यारलुंग सांगपो भी कह सकते हैं। यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत में जानते हैं इसी को। और याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं यहां पर बात करूं, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को भी अलग नाम से जाना जाता है, प्रश्न आया हुआ है, जिसे हम दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। अगर मैं यही बात करूं असम में इस नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश में भी जाती है, ये गंगा में मिल जाती है, सबको पता है। फिर सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती है, हाँ या ना। तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जमुना के नाम से जाना जाता है। और भी इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। इसके किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, गुवाहाटी शहर इसी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे। और एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप पूछा जाए, रिवर आइलैंड पूछा जाए, नदीय द्वीप पूछा जाए, तो याद रखेंगे मौजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौजली द्वीप हो जाएगा। ये असम में पड़ता है। कहां पड़ता है ये असम में पड़ता है, याद रखेंगे। मौजली एक जिला भी है वर्तमान में, इसको भी हमको याद रखना है। अगर यहां से और प्रश्न की बात करूंगा, इसकी एक नदी है जो सहायक नदी है, जिसका नाम है लोहित। इसे खूनी रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसी लोहित पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसे हम कहते हैं भूपेन हजारिका। क्या है? भूपेन हजारिका सेतु कहां पर बना हुआ है? तो लोहित नदी पर बना हुआ है। ये भी प्रश्न याद रखेंगे। इतने प्रश्न अगर याद हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी को लेकर। अगर गोदावरी के बारे में हमको याद रखना है तो मैं 2-3 फैक्ट आपको बता दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। पहला प्रश्न याद रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, बृहदगंगा, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी निकलती नासिक से है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी याद रखेंगे। गंगा नदी के बारे में बात करें तो इनके बारे में तो बहुत प्रश्न है, अनंत प्रश्न बनते हैं। यहां से गंगा नदी 2 धाराओं से निकलती है और दोनों धाराएं देवप्रयाग पर मिलने के बाद गंगा बन जाती है। और गंगा नदी मैदान में हरिद्वार से प्रवेश करती है। पहली सहायक नदी रामगंगा और अंतिम सहायक नदी महानंदा है, याद रखेंगे। गंगा नदी बेसिकली 5 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है? हम एग्जाम में करते क्या है, नहीं पढ़ पाते हैं और हम फटाक से कर देते हैं।
तो पहले देखेंगे नहीं है। देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया डॉन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य एशिया की बात करेंगे तो स्टेपी मस्त इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो वेल्ड घास के मैदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सही है, तो गलत क्या है भाई? तो गलत है अर्जेंटीना में। याद रखेंगे, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास घास का मैदान पाया जाता है कहां? अर्जेंटीना में। और प्रेरी कहां पाया जाता है? तो अमेरिका लिख सकते हैं, उत्तर अमेरिका भी लिख देंगे, और अमेरिका या यूएसए भी लिख सकते हैं। यहां पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं जो गेहूं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 मैं यहां पर और लिख देता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है पुस्ताज घास। पुस्ताज घास कहां पाई जाती है? तो एक देश पड़ता है हंगरी, यूरोप का एक देश है हंगरी, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। क्या इसकी राजधानी है? बुडापेस्ट। इसको याद रखना है। कुछ और यहां पर देख लेते हैं, जैसे एक लानोस घास का मैदान है। क्या लानोस? लानोस की अगर मैं बात करूं तो वेनेजुला देश सही हो जाएगा। वेनेजुला कोलंबिया के पास मिलता है। अगर यहीं पर मैं बात करूं सैलवास की, किसकी? सैलवास, तो ये अमेजन नदी के क्षेत्र में पाया जाता है, ब्राजील में। ठीक है, अमेजन नदी के क्षेत्र में ब्राजील में पाया जाता है। कंपास की बात करेंगे तो ये भी ब्राजील में पाया जाता है। कहां? ब्राजील में पाया जाता है, याद रख लेंगे। तो कुछ घास के मैदान हमको याद रखने, ये कई प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है, कि बेल्ट घास का मैदान कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो इनको हमें याद रखने। हम एक प्रश्न से देख पा रहे हैं कि लगभग 7 से 8 प्रश्न कर पा रहे हैं। अब आपको पता है लेवल नहीं बदलेगा एग्जाम का, लेवल तो यही रहेगा। हो सकता है अगली बार उन्होंने पूछ लिया कि बेल्ट घास का मैदान कहाँ है, या लानोस घास का मैदान कहाँ है, या बुडापेस्ट वाला बता दो, कुछ बता दो, नष्ट बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक, क्या पूछ रहा है भैया? आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है। आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर। आओ देख लेते हैं। पहले तो हम एक छोटा सा मैप बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैप हम कहा यहीं पे बना लेते हैं, छोटा सा एक मैप बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। चलो देखो, अब आप कहोगे सर आपने ये क्या बना दिया, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये रूस है और ये अलास्का है, कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आएगा। ये एशिया है, ये क्या? ये एशिया है, और ये उत्तर अमेरिका है। क्या है? ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, आएगा। याद रखेंगे रूस और अलास्का के बीच में बहुत सकरा सा स्थान है। इसके ऊपर आर्कटिक सागर है, सबको पता है भैया। क्या सागर है? आर्कटिक सागर है। और इसके नीचे प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। तो यही पूछ रहा है ना कि जलसंधि बताओ कौन सी है यहां पर कौन सी जलसंधि है जिसका नाम है बेरिंग जलसंधि। समझ में आ गया? तो बेरिंग जलसंधि का है, तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। दूसरा, मान लो आर्कटिक और प्रशांत महासागर नहीं आया, अगर वो पूछ ले कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को भी याद रखेंगे, बेरिंग जलसंधि कनेक्ट करती है। एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है, या अलास्का को रूस से अलग करती है। अलास्का अमेरिका का ही एक प्रांत है, 49वां एक राज्य भी कह सकते हैं। ये लीज पर लिया था, पहले रूस के पास में था, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक प्रश्न और आता है, 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, वो भी बेरिंग जलसंधि से ही गुजरती है, जिस प्रकार से मैंने जो ब्लैक कलर से बनाया है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर वो पूछे कि पाक जलडमरू मध्य कहां पर है, तो पाक जलडमरू मध्य का मतलब है भैया ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, और ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को कनेक्ट करता है, पाक जलसंधि। अगर पूछ ले बताओ भैया जिब्राल्टर बता दो एक बार, जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर संधि अगर पूछा जाए भैया कहां है, पूछा गया प्रश्न है कई बार, तो याद रखेंगे
अंटार्कटिक, अटलांटिक होगा भैया, अटलांटिक सागर को जोड़ता है भूमध्य सागर से। क्या? भूमध्य सागर को कनेक्ट करता है। अगर हम अलग करने की बात करेंगे तो मोरक्को, अब आप कहोगे सर मोरक्को देश कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे अफ्रीका, और अलग करता है ये स्पेन, स्पेन का मतलब है यूरोप। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन सी जल संधि कर रही है? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है, प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये प्रश्न हमको याद रखना है। अगर मान लो प्रश्न ये आया, एक प्रश्न और बता देते हैं, मैगलन जल संधि कहां पर है? मैगलन जल संधि बताओ मेरे भाई। तो आपका आंसर होगा मैगलन जल संधि जोड़ती है अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है, ठीक है। अगर यह बात करूं कि इसकी किस किस को अलग करती है, क्योंकि संधि का मतलब होता है स्थल को अलग करना और जलों को जोड़ना, तो ये जोड़ेगी किस, सॉरी अलग किस किस को करेगी? जोड़ना तो मैंने बता ही दिया था। अलग करने की बात करें तो ये टेरा डेल फ्यूगो और पंपास, या हम बोल सकते हैं अर्जेंटीना को अलग करती है। जैसे एक छोटा सा मैप मैं बनाऊं, इस प्रकार से नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना दिया, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के यहां पर पड़ती है मैगलन जल संधि, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अगर यहां पर यह पूछा कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कहां पर है, तो याद रखेंगे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि पड़ती है यहां पर, जिसका नाम है डेविस जल संधि। क्या नाम है? डेविस जल संधि दुनिया की सबसे चौड़ी है, डेविस जल संधि का नाम। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने, बाकी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने बोला ना कि लेवल नहीं बदलेगा, लेवल यही रहेगा। अगर इन 40 क्लासों को देख लोगे ना, तो आप जीके जीएस का झंझट खत्म कर देना। प्रश्न आएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा एम.एन. राव। इनका फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ राव, और इन्हीं को संविधान सभा का प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर होगा आपका एम.एन. राव के द्वारा हुआ है। ये तो प्रश्न हो ही गया। उसके बाद बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, और ये 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, और यही शिकागो पर इनको शून्य पर बोलने के लिए दिया था। और कहा जाता है ये शून्य पर ऐसे बोले कि वहां की पब्लिक पगला गया था। तो आज भी कई सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद के नाम पर भी है अमेरिका में, वेदांता या वेदांत के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। सबको पता है भैया इनके बारे में। और एक प्रश्न आता है कि कांग्रेस का, प्रश्न आएगा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, जो कहा हुआ था? आप कहोगे सर गांव में हुआ, गांव का नाम क्या है? तो आप कहोगे फैजपुर है, ठीक है। कब हुआ था? तो आप कहोगे 1936 में हुआ था। फैजपुर कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमें अभी याद रखने। अगर मान लो सुभाष चंद्र बोस जी से अगर प्रश्न आएगा, इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ये नारा किसने दिया था कि दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस। चलो,
ठीक है। याद रखेंगे 1939 में प्रश्न आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो भी आपका आंसर सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएगा। मान लेते हैं इनसे और एक कोई प्रश्न आया, आपको पता है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें अध्यक्ष था कौन बने थे अध्यक्ष, तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी इसमें अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1939 में भी जीते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने और वहां से ये चले गए, और इसी वर्ष इन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इतनी बात समझ में आई। आगे अगर मान लो इन्होंने पूछा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना, तो मोहनदास ने किया, कैप्टन मोहन ने किया था 1942 ईस्वी में, कैप्टन मोहन कुमार। ठीक है, इन्होंने स्थापना किया था आजाद हिंद फौज की। किसकी? आजाद हिंद फौज। याद रखेंगे मोहन कुमार या कुछ ऐसी करके, मोहन नाम तो मुझे पता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किया है, और इन्होंने जो कमान संभाली थी वो 1943 ईस्वी में। कमान किसने संभाली थी, तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र जी ने संभाली थी कमान 1943 ईस्वी में। याद रखेंगे। तो कुछ प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में है, तो सबको यहाँ पर टिक भी लगा हुआ दिख रहा है आपको, मणिपुर। मणिपुर। अगर मैं नागालैंड की बात करूंगा तो हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां बात करूं पोंगल की, तो तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। क्या है? तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां बात करूं ओणम की, ओणम, तो केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं बिहू की, बिहू की, तो असम इंपॉर्टेंट है, असम में बिहू। ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं और देख लेते हैं दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा टॉप पर वेस्ट बंगाल है। कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। मणिपुर से अगर प्रश्न आया तो एक झील पड़ती है मणिपुर में जिसका नाम है लोकटक, लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की प्रश्न आएगा, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है लोकटक झील। और इसी झील में एक तैरता हुआ आइलैंड भी है जिसका नाम है केईबुल लामजाओ। अगर प्रश्न आया कि भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क बताओ या ऐसा स्थल खंड बताओ जो हमेशा तैरता रहता है, तो केईबुल लामजाओ ये हमेशा तैरता है। ये एक नेशनल पार्क भी है, याद रखेंगे। और यही मणिपुर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है बराक, बराक ही है, याद रख लेंगे। ठीक है, बराक नदी मणिपुर से ही निकलती है, बराक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। त्रिपुरा से अगर प्रश्न आया, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। किससे? बांग्लादेश से घिरा है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? असंगठित की बात कर रहे हैं, संगठित की नहीं, असंगठित। अब एग्जाम्पल कैसे लगाएंगे? ये प्रश्न कोई सब्जेक्ट से नहीं आया, ये देखो कैसे लगाएंगे। देखो, पुलिस का अगर थाना है तो थाना में पुलिस का एक संख्या होती है कि इतने पुलिस वाले होंगे, इस पुलिस वाले का ये काम होगा, रिपोर्ट ये लिखेगा, ये एक्शन लेगा, ये वहां जाएगा, वगैरह वगैरह। बैंक में भी जो कर्मचारी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एक मैनेजर होता है, अन्य कर्मचारी होते हैं। किसका कैश का कोई काम है तो आपको दूसरे काउंटर पर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अलग अलग सरकारी नौकरियों की भी क्या होती है? काउंटिंग होती है कि भैया इसमें इतनी नौकरी होंगी, इसमें उतनी नौकरी होंगी। लेकिन अगर मैं खेती की बात करूं
तो खेती पे चाहो आप 10 मजदूर ले जाओ, चाहो 100 मजदूर ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड रखना है, कुछ नहीं, चाहे एक ले जाओ चाहे एक भी मत ले जाओ। तो ये कोई ये संगठित नहीं है, ये असंगठित है कृषि, ठीक है, ये पूछ रहा है ये। नेक्स्ट, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया। इसका मतलब कोई अगर वर्तमान में या हाल ही में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश का बन रहा है तो वो प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो उस समय इसका सही आंसर था मारियो द्रागी। नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान दिया था? या हम ये कह सकते हैं पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे ये लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं पहला पंचायत लागू करने वाला राज्य, पहला पंचायत लागू कहां से हुआ था? तो राजस्थान का नागौर। कहां का? राजस्थान का नागौर हमको याद रखना है, ठीक है। ये बात है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी की। नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। पहला पंचायती राज व्यवस्था लिख सकते हैं यहां पर हम, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला राज्य, अगर पूछा जाएगा दूसरा राज्य मुझे बताओगे आप? बिल्कुल बता देंगे। कब हुआ है? तो 11 अक्टूबर 1959 में ही हुआ है। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर उनसे प्रश्न ये पूछा कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। किसको? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है मेरे भाई। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं जिस पर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। 29 विषय हैं, ये हमको याद रखने। आपको पता है स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय, अगर प्रश्न आया कि बताओ स्थानीय स्वशासन, ये आप कमेंट करके बताएंगे स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, ठीक है। जनक कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जिसके द्वारा नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुआ था वही नाम आप यहां पर छाप देना। अगर मैं ये बात करूं कि यहां बताओ पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है वो एक योजना बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था सबसे ज्यादा, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इस लागू 58 में किया गया था। ये समिति त्रिस्तरीय है। कैसी है? ये समिति त्रिस्तरीय है। 3 स्तर का मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ग्राम या गांव लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं मेरे भाई। दूसरा ब्लॉक स्तर और तीसरा जिला स्तर इन्होंने बताया था, जिनका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। एक और आई थी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। याद रखेंगे अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय थी। कैसी थी? द्विस्तरीय समिति थी, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इतने प्रश्न हमको याद रखने। अब यहां से कितने प्रश्न बन सकते हैं सोचो। लेबल नहीं बदलेगा, लेबल यही रहेगा। हो सकता है अगली बार उसने ये पूछ लिया कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, कब अपनाया गया था, दूसरा राज्य कौन सा है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई, इनमें से कौन सी त्रिस्तरीय है, इनमें से कौन सी 2 स्तरीय। इस प्रकार से अनंत प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई? इडुक्की की मैं बात करूंगा तो सबको पता है पेरियार नदी पर, और ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो यही है इडुक्की बांध।
सॉरी पेरियार नदी, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्या है, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। ताप्ती नदी पर काकड़ा पार परियोजना है, क्या है, काकड़ा पार परियोजना है जो गुजरात में है। कहां पर है परियोजना, परियोजना है जो कहां पर है, तो गुजरात राज्य में है, ठीक है। और ये इडुक्की बांध कहां पर है, तो याद रखेंगे ये केरल में है, ठीक है। ये प्रश्न हो गए आपके कंप्लीट। अब हम यहां पर कुछ और बनाते हैं आपके लिए तगड़ा वाले प्रश्न। जैसे प्रश्न आया, बताओ सरदार सरोवर बांध कहां है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है पहला। दूसरा राज्य अगर पूछेगा तो गुजरात सही हो जाएगा। कौन सा, गुजरात सही हो जाएगा। अगर उसने पूछा टेहरी बांध पूछ लिया, मान लो टेहरी बांध पूछ लिया, तो ये भिलंगना और भागीरथी नदी पर है, क्या है, भिलंगना और भागीरथी नदी पर है ये बांध, और उत्तराखंड में, किस राज्य में, उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, ऊंचा बांध है। अगर मैं बात करूं यहीं पर भाखड़ा नागल बांध की बात करूं, ये सतलज नदी पर बनाया गया है भाई। कहां पर है, सतलज नदी पर, याद रखेंगे ये भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम ऊंचा ये है, और सिंपल ऊंचा पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा। यहां पर कुछ प्रश्न और जान लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाए वगलीहार, दुलहस्ती, दुलहस्ती और सलाल जो बांध है तीनों वो किस नदी पर है, तो चेनाब नदी, याद रखेंगे, ठीक है। मैं यही बात करूं चमेरा या रणजीत सागर, रणजीत सागर और चमेरा की अगर मैं बात करूं तो ये रावी नदी पर है। किस नदी पर है, रावी नदी पर है। यही मैं बात करूं तुलबुल बांध की, किसकी बांध करूं, तुलबुल बांध की, तो तुलबुल बांध झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, झेलम नदी पर है, याद रखेंगे। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बांध बात करेंगे फरक्का, फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है, ये भी हम साथ में याद रखेंगे। प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन इतने प्रश्न इनफ है, बाकी और भी सेट आएंगे। ऐसा नहीं इनको रिपीट नहीं किया जाएगा, जो मैंने यहां पर बता दिया वो अदर सेट में नहीं बताया जाएगा, तो अदर में फिर हम गंगा नदी के फैक्ट पढ़ लेंगे। तो ऐसे प्रश्न हमको याद रखने हैं। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और ने फरवरी 2021 में सहसूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे अफगानिस्तान। प्रश्न आएगा अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है, डूरंड रेखा, याद रखेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बीच में आपको पता है रेड क्लिप रेखा है। कौन सी है, रेड क्लिप लाइन है, याद रखेंगे। आज हम बांग्लादेश के नाम से तो जरूर जानते हैं इसको, लेकिन इसके पुराने समय में इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कब हुआ था, तो याद रखेंगे 26 या 25 मार्च होगा 1971 में बांग्लादेश बना, याद रखेंगे। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसको, भूटान को। ये प्रश्न हमको याद रखने हैं यहां पर। और जो बांग्लादेश है ना मेरे भाई, ये सर्वाधिक सीमा बनाता है हमारे देश से, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है और 5 राज्यों को टच करता है मेरे भाई। एक हमारा वेस्ट बंगाल है, एक असम है, एक मेघालय है, एक त्रिपुरा है और एक मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम।
तो इन राज्यों को ये टच करता है, हमको याद रखने। अफगानिस्तान केवल पीओके को टच करता है, पाक अधिकृत कश्मीर को याद रखेंगे। अगर मैं यहां बात करूं पाकिस्तान की मेरे भाई, तो पाकिस्तान के कौन कौन से राज्यों को टच करता है ये, तो यहां पर दो तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो हमारा लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है, दो हो गए। तीसरा हो जाएगा पंजाब, और चौथा हो जाएगा हमारा राजस्थान, और फिर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो इन राज्यों को टच करता है पाकिस्तान, ये भी साथ में हमको याद रखना है, कई बार प्रश्न बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो याद रखेंगे, राज्य और केंद्र में जो बीच में जो संबंध है, उनकी शक्तियों का बंटवारा और संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी को कहा जाता है सरकारिया आयोग। यही लिखा हुआ है, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्तियों के संतुलन की जांच करने के लिए, परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, युवा बंगाल, युवा या यंग बंगाल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? ये प्रश्न बहुत बनता है। हेनरी विवियन डेरिजियो, याद रख लेंगे, प्रश्न बना हुआ है। अगर प्रश्न ये आया कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, किसकी आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। प्रश्न आएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाएगा किसने किया, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगर प्रश्न ये आया कि इनकी राजा की जो उपाधि थी वो किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वो वाला अकबर नहीं है, ये दूसरा वाला अकबर है, अकबर सेकंड, याद रखेंगे। इनकी मृत्यु इंग्लैंड के एक शहर में ब्रिस्टल चर्चिल में हो गई थी, ब्रिस्टल में हो गई थी, ब्रिस्टल, ठीक है, चर्चिल नहीं, ब्रिस्टल में हो गई थी मृत्यु इनकी, याद रखेंगे। और इनको ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, हमको याद रखना है। तो इतने प्रश्न हमें याद रखने यहां से, बाकी नेक्स्ट बढ़ते भाई। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए कृत्रिम सूर्य बनाया है चाइना ने, ताकि उन्होंने सोचा सूर्य समाप्त हो जाएगा तो हम रोशनी ले पाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। तो कृत्रिम सूर्य बनाया भाई इन्होंने अपनी नई तकनीक से। तो ये पूछ रहा है किस तकनीक का प्रयोग किया था? नाभिकीय संलयन। क्या नाभिकीय संलयन आंसर सही हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, एमसीवी का पूर्ण रूप क्या होगा या इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इससे याद रख लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ है? न्यायिक पूछा है। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे हेग में है। कहां पर है? हेग में है। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। जिनेवा की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे मुख्यालय हैं यहाँ पर, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, श्रम की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान की अगर मैं बात करूंगा, कहां पर इसका हेड क्वार्टर? तो जिनेवा में, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि विश्व बौद्धिक संपदा की बात करूं, तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, श्रम संगठन और विश्व व्यापार संगठन भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा, याद रख लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगर यहां भारत की पूछा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय पूछा इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय बताओ, तो इन्होंने 24 दिसंबर 2003 को सही माना है,
लेकिन अगर यहां पर 6 होता 2006 तो आंसर लगभग सटीक में माना जाता, लेकिन फिर भी ये डाउट में प्रश्न है। आप एक बार सर्च करना, 2006 सही आंसर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 3 को माना है। अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के द्वारा शामिल नहीं है? यानी 6वीं अनुसूची की 6वीं अनुसूची में क्या है, तो आप कहोगे 4 राज्यों के बारे में वर्णन है, 4 राज्यों की जनजाति हैं, उनको विशेष प्रावधान है, याद रखेंगे। जैसे त्रिपुरा सही है, असम सही है, मिजोरम सही है। अगर अरुणाचल प्रदेश की जगह पर मेघालय होता, क्या होता, मेघालय होता, तो सही हो जाता, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी अगर 2-3 अनुसूची की मैं यहां पर बात करूं, तो अनुसूची 1 में क्या है, अगर प्रश्न आया अनुसूची 1 में क्या है, तो आप कहना राज्यों में जो बदलाव किए जाएंगे, चाहे वो सीमाओं को लेकर, चाहे नाम को लेकर, या कुछ भी राज्यों में किया जाएगा, तो अनुसूची 1 में किया जाएगा। 2 की बात करूंगा, मैंने कहा 2, वेतन 2, भत्ता 2, पेंशन 2, 2 में वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है, 2 में, याद रखेंगे। मैंने यहां लिखा 3, 3 में 3 शब्द लिखने हैं, सा पा था, शपथ, 3 में शपथ के बारे में। अगर मैंने यहां लिख दिया 4, और कुर्सी में पैर होते हैं 4, राज्यों में सीटों का आवंटन, राज्यों में सीटों का आवंटन 4 में लिख दिया 5, एससी एसटी के लिए संरक्षण की बात की गई है। जब मैंने 5 लिखा तो 5 है ना ये, तो मैंने टी जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, तो एसटी एससी के लिए संरक्षण की बात की गई है। 6ठा मैंने बता दिया, और 7वें है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारे का मतलब है 3 प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। 8 में क्या है, भाषा, 8 में क्या है, भाषा, 22 भाषाएं बताई थी ना, वो अनुसूची 8 में। 9 में क्या है, अगर 9 पूछा जाएगा तो 9 में है भूमि संबंधी सुधार, नमी, नमी भूमि में ही तो होती है, तो नमी मतलब भूमि संबंधी सुधार 9 में है। अगर मैं यहां 10 की बात करूं तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। अगर मैं यहां 11 की बात करूं तो 11 बताया था पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत। 12 की बात करूं तो नगर पालिका, 12 की बात करूं तो नगर पालिका। एक बार इसको लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत लिख देते केवल तब भी ठीक है। दल बदल कानून, नवी भूमि संबंधी सुधार, भूमि, ठीक है, मैं भूमि लिख दे रहा हूं, भूमि संबंधी सुधार है इसमें। अब वो प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे नवी अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसको जोड़ दिया गया। 10वीं को कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, तो इसको जोड़ दिया गया। 11वीं को कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था भैया 1992 में, इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसको कब जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। अगर मान लो प्रश्न ये आया कि बताओ भैया इसमें कितने विषय हैं, तो 29 है, और नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो 18 है, याद रखेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने बोला ना 40 सेट लेके आऊंगा और आपका 40 खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए 1600 से 1700 ईस्वी की अवधि को या के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे, आंसर हो जाएगा पंजाब। आपको पता है 5 नदियों की भूमि को ही पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो नहीं पूछा है मेरे भाई, याद रखेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई स्कार्विक अम्ल इमली में नहीं होता है, यही सही है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्जेलिक पालक में, एसिटिक सिरका, याद रखेंगे। नेक्स्ट
मलाला ने शरारती लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? मलाला ने, तो वी आर डिस्प्लेड याद रखेंगे या प्लेस्ड याद रखेंगे, इन्होंने लिखा था मलाला ने। ये प्रश्न ऐसे पूछा गया, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग था। अब देखो कल का अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने ये प्रश्न कराया था, आ गया ना। प्रश्न रिपीट होंगे, जो सेट हम कराएंगे प्रश्न 100% रिपीट होने वाले हैं भाई साहब। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रख लेंगे। प्रश्न कई बार आता है कि कौन शामिल नहीं था, तो SN बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे पहली अध्यक्ष में। और मैंने जितने कांग्रेस से आने वाले प्रश्न थे ना, वो कल वाली शिफ्ट में मैंने पूरा करा दिया। कल वाला प्रैक्टिस सेट जरूर देखना, बहुत जबरदस्त है। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, इन्होंने स्थापना किया था, कब किया था? 1885 ईस्वी में, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने करा दिए कल वाले सेट में, ठीक है। जो मैं एक बार करा दूंगा वो दोबारा से नहीं कराएंगे, ये तो ऐसे अगर कराते रहे तो आपको बहुत समय लग जाएगा चीजों याद करने में। प्रश्न है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में राजा राम मोहन राय की मदद ली थी। डेविड हेयर याद रख लेंगे, आंसर सही हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो याद रखेंगे उस विशेष वर्ष में, ऐसे समझ सकते हैं आप, एक साल में 1000 बच्चों में कितने बच्चे जीवित रहे, यही कह रहा है कि 1000 जीवित बच्चों में से एक साल में कम से एक साल कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ओवंटू या मिट और फेडोरा इनमें से किससे या किसके संस्करण से है? तो याद रखेंगे लिनक्स, ठीक है, कंप्यूटर का प्रश्न है। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? बात कर रहा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। ये प्रश्न अगर आया होगा तो सब याद करके आते हैं 2005, और सभी ऑप्शन में 2005 है। अब बताओ कौन सा सही होगा, ठीक है। तो पूरा पूरा याद रखेंगे, मई और जून में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गया था। अगर मान लो उन्होंने पूछा किस आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है कि सूचना का अधिकार है, तो 19 का क्लॉज A याद रख लेंगे। नेक्स्ट, MSP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में कम से कम 2 या 1 फुल फॉर्म जरूर आ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद रखेंगे MSP का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2019 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2019 में याद रख रहे हैं। नानाजी देशमुख याद रख लेंगे, इनको भी शामिल किया गया था। भूपेन हजारिका को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया था 2019 में, ठीक है। इन सबको दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इन्होंने ये ऑप्शन को सही माना है भाई। ऐसा तो नहीं कि इनको मृत्यु के बाद मिला है, इनको जीवित मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण, हाँ ठीक है, ये पूछ रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मिला है भैया इनको। बाकी 2019 में इन तीनों को ही मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, राजनीतिक संघ भी कहते हैं इसको, राष्ट्रमंडल को। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 किसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था? आपको पता है, जब हमने पंचवर्षीय योजनाएं बहुत डिटेल से आपको कराई थी। कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? आपको पता है 3। 3 का मतलब क्या है? आपने नाम सुना होगा राउरकेला, राउरकेला। आपने नाम सुना होगा दुर्गापुर, दुर्गापुर, राउरकेला, दुर्गापुर। आपने नाम सुना होगा भिलाई। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के
तहत इनको लगाया गया था, अलग अलग देश के सहयोग से लगाया गया था। जैसे भिलाई को रूस के सहयोग से लगाया गया था, दुर्गापुर को ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दूसरी औद्योगिक नीति है 1956 ईस्वी में, पहली 1948 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा समस्थानिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये साइंस का प्रश्न आ गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा? देखो करंट अफेयर्स का प्रश्न ये भी, किस देश से खरीदा? ये तो सबको ही पता है, फ्रांस से खरीदा था। ठीक है, राजधानी पेरिस है। दिए गए विकल्पों में से तीन किस तरह से तीन इस तरह से संगत हैं और परिमाणता एक समूह बनाते हैं, चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित है? देखो ये सारी जो रेखाएं हैं, ये कह रहा है 4 में से 3 एक हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये सारी जो रेखाएं हैं ना मेरे भाई, ये कौन सी है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी है? ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखा है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कौन सा युग्म गलत है? अगर गलत पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची, इसको 89 में दिया गया था। नेक्स्ट, कौन सा भू प्रक्षेपण उपग्रह है? तो हमारा आंसर होगा सरल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2 प्रश्न है ये, बाकी ये पीडीएफ कहां से मिलेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं। गूगल या क्रोम पर सर्च करोगे जीएस बाई विष्णु सर, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर लेना। वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताना, मजा आया या नहीं आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।